हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ आपका ब्यूटीफुल सा चैनल केमिस्ट्री वाला। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, इस समय हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका जो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन होते हैं, रिएक्शंस होती हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को दोनों पे एक डिटेल्ड जो क्लासिफिकेशन था उनका, दोनों में क्या सिमिलरिटीज थी, दोनों में किस तरीके के रिएजेंट्स का यूज किया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। साथ ही साथ हमने उस अपने लेक्चर में ये भी बताया हुआ था कि एक्चुअल में जो आपका फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है। तो आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे उसी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन पे कुछ क्वेश्चंस की कि किस तरीके से इसमें हमारे क्वेश्चंस होंगे, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के रिस्पेक्ट में होती हैं। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि किस तरीके के आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे जो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस को शो नहीं करेंगे, या फिर हम देख रहे थे वहां पे कि एल्काइल हैलाइड्स का यूज कर रहे थे रिएजेंट के रूप में। तो कुछ हमारे एल्काइल हैलाइड्स भी हो सकते हैं जो कि फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बातें मैं बताऊंगा इसमें कि आपका क्या रीजन होता है कि जो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होती हैं वो आपकी पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो टॉपिक होगा दोस्तों हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हम अपने इस पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में आप लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में बताए हुए थे, इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बताया हुआ था। आज हमको इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैकेनिज्म मैंने उस लेक्चर में आप लोगों को बता दी है, और साथ ही साथ इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातों का भी हम क्या रखेंगे दोस्तों, हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे सपोज दैट हमने कहा कि आपके पास ये कोई बेंजीन रिंग दी हुई है, ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है, सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड आपका बेंजीन है। इसके साथ हम लोगों को रिएजेंट के रूप में दिया हुआ है CH3 CH2 एंड Cl प्लस इसके साथ दिया हुआ है एनहाइड्रस आपका AlBr3, मतलब एल्यूमिनियम ट्राई हैलाइड। अब हम लोगों को दोस्तों इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है कि एक्चुअल में इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपको पता है कि सबसे पहले ये जो एनहाइड्रस आपका एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड होता है, ये होता है आपका लेविस एसिड। लेविस एसिड का मतलब होता है दोस्तों आपकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज की कैरेक्टर ये होती है कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब यदि हम इस एल्किल हैलाइड में इस बॉन्ड को देखने की कोशिश करें तो एक्चुअल में होता क्या है आपका कि ये बॉन्ड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, ये बॉन्ड के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब कि इस क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स का क्या है दोस्तों, कलेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्शन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज के पास इजीली क्या होता है दोस्तों, चला जाता है, और यहाँ पे आपका बन जाता है कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन आपका बन जाता है। अब कार्बोकैटायन करेगा क्या कि आपको पता है ये बेंजीन रिंग होती है, इसमें ये जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका लोकलाइजेशन होता है, ये एक पॉइंट पे आपके जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं। इसका मतलब कि दोस्तों यहाँ पे आपका एक न्यूक्लियोफाइल सेंटर बना हुआ है, और इस न्यूक्लियोफाइल सेंटर पे आपका इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक कर देगा। याद रहे कि जैसे ही आपका कार्बोकैटायन बनता है, हमको पहली बार चेक करना पड़ता है कि क्या रीअरेंजमेंट तो आपका पॉसिबल नहीं है। तो हम देखेंगे कि यदि ये आपका पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे भी आएगा तब भी आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन ही रहेगा, और यदि इस वाले कार्बन पे है तब भी आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन ही है। इसका मतलब कि रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो डायरेक्ट ये जाकर के अटैक करेगा और आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे कर देगा, और डायरेक्ट आपका कंपाउंड बन जाएगा CH2 एंड CH3, मतलब ये बन गया आपका इथाइल बेंजीन, और इधर आपका बन जाएगा AlBr3 प्लस आपका बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे HCl। मैंने मैकेनिज्म आप लोगों को बखूबी बताई हुई है। अब एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट हमने क्वेश्चन आप लोगों का लिया हुआ है CH3CH, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया, ये भी आपका CH2, ये CH2, और हमने यहाँ पे ले लिया दोस्तों Br प्लस हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है इसके साथ एनहाइड्रस
Br3 का। फिर से हम लोगों को वही काम करना होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, तो ये वाला तुरंत क्या होगा दोस्तों, इसके ऊपर चला आएगा। अब ये आपका कार्बोकैटायन बन गया है। तो हमने फिर से आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि कार्बोकैटायन बना है तो हमको रीअरेंजमेंट एक बार चेक करना होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्चुअल में ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन है। अब इस प्राइमरी कार्बोकैटायन के साथ यदि हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें कि यदि यहाँ से आपका 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन में। इसका मतलब कि जब सेकेंडरी कार्बोकैटायन में शिफ्ट होगा तो एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे चला आएगा 1,2 पोजीशन पे, और कार्बोकैटायन दोस्तों कहाँ पे चला है आपका, दिस पोजीशन पे आ चुका है। और जैसे ही इस पोजीशन पे आपका आएगा, एक्चुअल में हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे तो इस शिफ्ट आपका इधर से इधर की तरफ होगा। अब यहाँ पे आपका फाइनली जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड कुछ दिस होगा। ये तो आपका बेंजीन है ही। मैकेनिज्म आप फिर से पिछली वीडियो को जाके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका बन जाएगा CH, ये बन जाएगा आपका CH3, और ये भी दोस्तों आपका बन जाएगा CH3। तो ये एक्चुअल में आपका बन चुका है क्यूमीन। इस कंपाउंड को बोलते हैं दोस्तों हम लोग क्यूमीन। साथ ही साथ फिर से वही चीजें आपकी बनेगी AlBr3 प्लस यहाँ पे दोस्तों बन जाएगा आपका HBr। तो ये हमारे इस पे कुछ बेस्ट क्वेश्चंस थे कि एल्काइल हैलाइड्स को हम क्या करते हैं, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइहैलाइड या जिंक डाइहैलाइड या फिर फेरिक हैलाइड की प्रेजेंट में। मैंने आपको बताया था कि जब आप जिंक डाइहैलाइड या फेरिक हैलाइड का यूज करते हो तो वहां पे एक्चुअल में वो इसके बॉन्ड को कंप्लीटली ब्रेक नहीं कर पाता है, आपका कंप्लीट कार्बोकैटायन नहीं बनता है, जिससे कि कार्बोकैटायन कंप्लीट नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट के कोई चांसेस ही नहीं होंगे। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन विद द हेल्प ऑफ फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन आपको बनाना हो तो आप कैसे वहां पे बना रहे थे, रिएजेंट्स के रूप में आप एनहाइड्रस AlCl3 की या AlX3 की जगह पे आप लोग FeX3 या ZnX2 का यूज कर रहे थे। अब यहीं पे हम आपको रिएजेंट चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में 3 टाइप के बेसिकली रिएजेंट आपके होते हैं। तो ये तो हमारा पहले टाइप का रिएजेंट हो गया कि एल्किल हैलाइड को हम क्या कर रहे थे दोस्तों, आपका एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइहैलाइड या फिर एनहाइड्रस जिंक डाइहैलाइड या फिर कोई सा भी लेविस एसिड आपका हो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज हो, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके दोस्तों, एक्सेप्ट कर सके, उसकी प्रेजेंस में हम लोग करवा रहे थे। अब एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे जो रिएजेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पे CH3, ये हो गया CH, ये हो गया दोस्तों C2H5, ये हो गया OH, और आपको पता है कि ये होता है आपका एसिडिक मीडियम में। अब आपको ये भी चीज पता होगी कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्चुअल में। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करें तो ये भी आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज पहले से ही आ जाएगा, उसको भी देख सकते हैं। या फिर ये आपका जो पहले से ही एक पॉजिटिव चार्ज था ये इन इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएगा, और ये आपका एक गुड लिविंग ग्रुप बन के यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो आपको पता है कि कार्बोकैटायन अब बन गया, कार्बोकैटायन का नेचर यहाँ पे हो गया सेकेंडरी। क्यों सेकेंडरी, क्योंकि ये कार्बन आपका एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ कार्बन, मतलब 2 तरफ कार्बन से घिरा हुआ है। क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, फिर से बता रहा हूं कि जैसे ही आपका इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है कार्बोकैटायन, आपको चेक करना है कि क्या रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी के लिए पॉसिबल है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि सेकेंडरी था, इधर भी जाएगा तब भी दोस्तों क्या रहेगा आपका सेकेंडरी, क्योंकि यहाँ पे रहेगा C2CH2CH3, इधर आएगा तो आपका हो जाएगा प्राइमरी। इसका मतलब चाहे यहाँ पे रखिए चाहे इधर भेजिए, सेकेंडरी ओवरऑल बनने वाला है, तो हम कहीं नहीं भेजेंगे, इसको यहीं पे रखेंगे। और ये कार्बोकैटायन डायरेक्ट होगा क्या कि इस इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सेंटर पे जाकर के अटैक करेगा, और अटैक करके आपका यहाँ पे कंपाउंड का दोस्तों क्या करेगा, ये फॉर्मेशन कर देगा। तो कंपाउंड आपका बनेगा CH, ये बन जाएगा C2H5, और ये बन जाएगा दोस्तों एक्चुअल में CH3। तो ये हमारा कंपाउंड बना। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म, तो मैं देख रहा हूं कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन की चारों बैलेंसेस अलग अलग ग्रुप के द्वारा बैलेंस है। इसका मतलब ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन होने का मतलब कि 2 to the power 1 = 2 प्रोडक्ट आपके बनेंगे, जो कि क्या होंगे, एक दूसरे के RS। तो यहाँ पे एक्चुअल में 2 प्रोडक्ट आपके बनेंगे, क्योंकि ये जो कार्बन था आपका क्या था दोस्तों, कायरल कार्बन था,
और साथ ही साथ इसके साथ आपका H2O जो होता है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका था ये वाला रिएक्शन। अब एक अगला और रिएक्शन देखने की कोशिश करेंगे। हम रिएजेंट आपका चेंज कर रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड, ये हो गया CH2। इसको भी हमको लेना पड़ता है दोस्तों एसिडिक मीडियम में। तो आपको पता है कि यहां से भी जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन आपका होता है ये उठ करके एक्चुअल में आपका इधर आता है, जो पाई बॉन्ड है इस पे नेगेटिव चार्ज, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करके एक्चुअल में जो कार्बोकैटायन बनाता है वो बनाता है CH3 CH पे पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया एक्चुअल में आपका CH3। अब ये कार्बोकैटायन आपका बन चुका है, रीअरेंजमेंट के कोई चांसेस नहीं है, इसलिए कि इधर जाएगा तभी प्राइमरी बनेगा, इधर जाएगा दोस्तों तभी आपका प्राइमरी बनेगा। इसका मतलब कि इस केस में सेकेंडरी है तो एज इट इज हम रहने देंगे और फाइनली अपना प्रोडक्ट यहाँ पे बना देंगे। वो प्रोडक्ट दोस्तों हमारा कुछ बनने वाला है इस तरीके से। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया CH, ये भी हो गया आपका CH3, ये भी हो गया आपका CH3। अब ये क्यूमीन है आपका, एक्चुअल में इस कार्बन की दो बैलेंस सेम ग्रुप के द्वारा बैलेंस है, मतलब एक आइडल कार्बन नहीं है, तो एक ही प्रोडक्ट दोस्तों क्या होगा आपका यहाँ पे बनने वाला होगा। तो ओवरऑल फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में 3 तरीके के रिएजेंट्स यूज होते हैं। कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट क्या होता है, हाइड्राइड या मिथाइल या फिनाइल शिफ्ट क्या होती है, इस चीज के बारे में भी दोस्तों हमने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। तो ये थी एक ओवरऑल फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स। आपको इसकी मैकेनिज्म यदि देखनी हो डिटेल में तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को जाकर के वहां से देख सकते हो, इजीली आपके समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे उसके कुछ कैरेक्टर्स की कि एक्चुअल में इसके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स को ये शो करता है। तो उन कैरेक्टर्स के बारे में आइए हमको बात करने की कोशिश करेंगे। तो इनके कैरेक्टर में मैं सबसे पहले आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा फर्स्ट कि जो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस हमारी होती हैं वो एक्चुअल में आपकी पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट को देती हैं। पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट को आपको हमेशा और हमेशा ध्यान रखना होगा कि पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट यहाँ पे आपके बनने वाले हैं। तो इसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स मैं लिख दूं कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा एक्चुअल में कि फ्रीडल-क्राफ्ट alkylation reaction gives polymerized product। रीअरेंज प्रोडक्ट तो आप लोगों ने देख लिया कि कार्बोकैटायन के बनते ही रीअरेंजमेंट आपका था। अब आप यहां पे बात करोगे पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट की कि एक्चुअल में ये पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो आइए मैं यहां पे आप लोगों को थोड़ा पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज दैट दोस्तों आप लोगों को यहां पे दिया गया है एक बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग के साथ आप लोगों को यहां पे दे दिया गया CH3Cl प्लस हो गया ये एनहाइड्रस AlCl3। अब आपको कहा जा रहा है कि इस रिएक्शन को आप करवाइए, प्रोसीड करवाइए। तो आइए हम इसको प्रोसीड करवाते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफाइल सेंटर होगा, यहाँ से आपका कार्बोकैटायन बनेगा, ये इसके पास चला जाएगा और फर्दर आपकी चीजें बनेंगी। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा एक्चुअल मैं इसी के साथ दिखाते हुए चल रहा हूँ। आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट दोस्तों कुछ बन जाएगा इस तरीके से टाली। अब देखिए फर्दर होगा क्या कि जो भी आपने रिएजेंट लिया है, रिएजेंट में आपका ये एनहाइड्रस AlCl3 तो एज इट इज फिर से आपका बन जाता है एक ही रिएक्शन में। यदि ये चीज आपकी एक्सेस में है, इस चीज को आपने लिया हुआ है, तो फर्दर देखिए आपका होगा क्या कि यहाँ पे यदि CH3Cl का आपने यूज करा हुआ है तो फिर से देखिएगा क्या होगा कि अब ये भी आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड ही है। एनहाइड्रस AlCl3 ऑटोमेटिक आपका पड़ा हुआ है। आपको पता है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है बल्कि केवल लेविस एसिड का काम करता है, पार्टिसिपेशन है नहीं। तो एक बार आपने एनहाइड्रस AlCl3 को ले लिया, एल्यूमिनियम ट्राइहैलाइड को, तो एज इज रहेगा। अब चूंकि ये फिर से आपका रिएजेंट एक्सेस में दिया था तो आपका बना हुआ था, ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड दोस्तों फिर से आपका फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन को शो करेगा। तो अब आप सोचेंगे कि क्या इस ग्रुप से, तो जी हाँ बिल्कुल, मैंने आप लोगों को जो आर्थोमेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में बात किया है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में जब ऑलरेडी कोई आपका लगा हुआ हो
आकर के यहाँ पे एक्चुअल में जो आपके होते हैं ये प्रोडक्ट्स, मतलब कि ये ग्रुप आके आपके लगे हुए हो, मोनो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हो, तो जरूर इसकी डायरेक्टिविटी को क्या करते हैं दोस्तों, आपके शो करते हैं कि इसकी डायरेक्टिविटी एक्चुअल में कैसी होगी और कहाँ पे जाएगी। तो इसकी डायरेक्टिविटी के बारे में हम फिर से आपको बता दें कि इसकी जो डायरेक्टिविटी होगी, तो यहाँ पे आपका एनहाइड्रस AlCl3 पहले से था। ये जो मिथाइल ग्रुप दोस्तों आपका होता है, आपको पता है कि इसका एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, साथ ही साथ प्लस आई, मतलब कि ये काम करता है आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप का। और आपको पता है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं। मेरी प्रीवियस यदि आप करंटली आप 3rd या 4th नंबर के लेक्चर देखेंगे तो आपको कंप्लीट पता चलेगा कि एरोमेटिक कंपाउंड में जब सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं तो कौन कौन से डायरेक्टिव होते हैं। तो ये आर्थो या पैरा डायरेक्टिव आपके होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से बनाऊंगा, इसके आर्थो या पैरा पोजीशन पे मैं भेज दे रहा हूँ। तो मैं इसको यदि यहाँ पे भेजूं तो आपका यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, ये CH3 होगा, एक तो बनेगा आपका CH3 और साथ ही साथ एक और यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3 और CH3। अब यदि आप फिर से इसमें अभी लिए हुए हैं तो फिर से देखिए होगा क्या आपका कि यहाँ पे आपका यदि मिथाइल क्लोराइड फिर से है तो फिर से आपका एक बार और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करेगा, दोस्तों। तो आप लोगों को पता है कि फिर से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो CH3, यहाँ पे बनेगा CH3 और ये होगा दोस्तों आपका CH3। यदि फिर से आप एक बार और देखने की कोशिश करो तो फिर से वो आपका बन जाएगा यहाँ पे CH3Cl और फिर ये यहाँ पे आकर के लग जाएगा, क्योंकि ये इसकी आर्थो पोजीशन पे है और इसकी पैरा पोजीशन पे है। तो ओवरऑल दोस्तों जो हमारा यहाँ पे कंपाउंड बना है इस वाली रिएक्शन में, तो इस वाली रिएक्शन में हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फाइनल हमारा कंपाउंड बन गया। तो आप लोग करते क्या कि यदि एक लाइन में आपको क्वेश्चन दिया जाता पॉलीमराइज वाला, यदि आप नहीं समझ पाते कि ये पॉलीमराइज प्रोडक्ट को आपके देते हैं तो आप सीधे और सीधे यहीं पे ले जाकर के रिएक्शन को क्या करते थे दोस्तों, रोक देते। लेकिन जी नहीं, ऐसा नहीं होता। ये पॉलीमराइज प्रोडक्ट देते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन इनकी खास बात होती है। तो ये पॉलीमराइज प्रोडक्ट आपके देते हुए चले गए। ये हो गया आपका K1 यदि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है, सपोज दैट इसकी रेट ऑफ रिएक्शन K2 है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन K3 है और इसकी यदि रेट ऑफ रिएक्शन K4 है। तो दोस्तों आप लोगों से पूछ दिया जाए कि इनकी रेट ऑफ रिएक्शन के सीक्वेंसेस क्या हैं, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन के इनके सीक्वेंसेस को बता दूं कि K4 इज ग्रेटर देन K3 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन दोस्तों K1। ये क्या है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। तो इनको भी आप लोग याद रखेंगे कि जैसे जैसे पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट आपका बनता जाता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आपके बढ़ते जाते हैं और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा एक एग्जांपल था किस चीज पे कि पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट क्या होते हैं और किस तरीके से आपके दोस्तों पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इस चीज को हमने देख लिया। अब आइए हम लोग इसमें एक और बात करेंगे आपसे कि कुछ ऐसे भी आपके ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के बारे में बात किया जा रहा था। तो चूंकि ये तो आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप था, फिर से आपके यहाँ पे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हो गई। तो जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, हो सकता है कि उनमें पहले से ही जो मैंने सबस्ट्रेट यहाँ पे इनिशियल लिया हुआ था, हो सकता है कि उनमें पहले से ही आपका मोनो सब्स्टिट्यूएंट वो एरोमेटिक कंपाउंड हो, पहले से उसमें ग्रुप्स लगे हुए हों। तो क्या वहां पे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन होगा कि नहीं, तो आइए हम लोग वहां पे इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो एक कैरेक्टर हमने, दो कैरेक्टर एक्चुअल में देख लिए। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाते समय आपको ध्यान में रखना है रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, उसके बाद फिनाइल शिफ्ट। दूसरी चीज आपको याद रखनी है दोस्तों कि यदि आपके पास रिएजेंट के रूप में एनहाइड्रस आपके फेरिक हैलाइड या जिंक हैलाइड्स का यूज किया गया है, तो एक्चुअल में आपके स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप्स नहीं होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कंप्लीट कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होगा। तो वहां पे आपको रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचना है। ये आपके पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट देते हैं तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन जब हमारे पास बनते हैं
तो इन तीनों चारों प्रोडक्ट्स में से जो आपके बने हुए थे किसी को भी दिखा सकता है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, तो आप बिल्कुल बेडाउट बोलेंगे कि बिल्कुल ये प्रोडक्ट आपका पॉसिबल है। फाइनली आपका जो प्रोडक्ट था उसको मैंने दिखा दिया है। ये बीच के किसी भी प्रोडक्ट को आपको पूछ सकता है कि क्या फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में ये आपके प्रोडक्ट्स पॉसिबल है कि नहीं, तो जिन 3-4 प्रोडक्ट्स को मैंने बताया था वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपके बन सकते हैं। अब अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो नेक्स्ट पॉइंट होगा कि इफ deactivating groups are already present in ring, then reaction is not possible. उसके पीछे पहला रीजन तो ये है कि वो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को घटा देंगे, और जो दूसरा रीजन दोस्तों हमारे पास होता है वो रीजन ये होता है कि आपको पता है कि फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आपके कार्बोकैटायन बनते हैं। क्योंकि आपका जो एल्काइलेशन होता है उसमें कार्बोकैटायन आपका रीअरेंजमेंट के द्वारा स्टेबल होता है, और जो आपका एसाइलेशन होता है मैंने बताया था कल वाली वीडियो में आपको कि वो अपने रेजोनेंस के कारण स्टेबल होता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये रिएक्शन एक्चुअल में आपकी करने के योग्य ही नहीं होते हैं, करने की चाह में ही नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको पहले से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स लगा दिया जाए तो ऑलरेडी ये आपको होना चाहिए कि वो रिएक्शन और नहीं होंगी। इसका मतलब फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी यदि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स लगा दिए जाए तो। और मैं आपको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स पे लेक्चर दे चुका हूं, लेक्चर नंबर 26, तो आप लोग लेक्चर नंबर 26 में जाकर के देख सकते हो। बेटर आप अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे जो कि आपके फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन को नहीं शो करेंगे। हल्का सा रीजन भी लिख दे रहा हूँ दोस्तों कि इसके पीछे एक्चुअल में रीजन क्या होता है। तो रीजन ये होता है कि जो आपके एल्काइल ग्रुप्स, ये एल्काइल कार्बोकैटायन जो है एंड आर स्टेबल ड्यू टू रीअरेंजमेंट एंड रेजोनेंस। तो ये आपके जो इसमें अटैक करने वाले रिएजेंट हैं वो पहले से ही आपके स्टेबल थे, और यदि आपने यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स का यूज कर दिया, किसका यूज कर दिया दोस्तों, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स का, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो आपके एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी को घटा ही दिए, साथ ही साथ इसकी अनफेवरेबल कंडीशन को भी क्या कर दिए हैं, क्रिएट कर दिए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब वो कौन कौन से कंपाउंड होते हैं उनकी मैं आपको यहाँ पे एक लिस्ट दिखा दूं कि ये जो आपको कंपाउंड दिखाए जा रहे हैं इस तरीके के यदि आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे तो कभी भी नहीं शो करेंगे। जैसे हो गया पहला आपका नाइट्रोबेंजीन, उसके बाद आपका हो गया साइनोबेंजीन। ये सारे आपको पता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। क्यों होते हैं आप लोग जाकर के लेक्चर नंबर 26 में देख सकते हैं। ये हो गया आपका एल्डिहाइड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इधर घटाने लगते हैं, और आपको पता है कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटेगी, न्यूक्लियोफाइल सेंटर आपका बढ़िया नहीं होगा। ये हो गया आपका कीटोन वाला, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा दोस्तों आपका। NR3+ वाला हो जाएगा आपके पास। तो ये सारे के सारे आपको पता है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। तो ये लोग जो लोग भी आपको दिख रहे हैं, ये लोग कभी भी सबस्ट्रेट के रूप में, एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में इनका यूज नहीं किया जा सकता है। इन पे आपकी जो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके के यदि कंपाउंड्स आपको दिख जाए तो आप सीधे बोलोगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए आपकी रिएक्शन नहीं होगी। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। इसमें दो कंपाउंड्स ऐसे होते हैं दोस्तों जो हमारे होते तो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, लेकिन उनमें भी आपकी फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। और वो दो ग्रुप दोस्तों आपके होते हैं
NH2 एंड OH। जबकि इनके पास देखिए खुद ही वो एटम्स जिनके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डायरेक्ट आपकी बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये बढ़ा देते तो इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती, लेकिन फिर भी ये आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन को क्यों शो नहीं करते हैं, तो मैं बता दूं इसका रीजन। तो रीजन ये होता है कि बिकॉज दे फॉर्म deactivating इंटरमीडिएट। ये डीएक्टिवेटिंग इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं तो मैं आपको यहां पे बता दूं कि सपोज दैट ये था दोस्तों आपका NH2। जब ये आपका एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है, ये जो आपके इसी में लगे होते हैं, इसको लेते हैं रिएजेंट के रूप में, तो ये एक्चुअल में यहाँ पे आपका बना लेता है एल्काइल हैलाइड्स। तो आप लोग लिए ही होंगे, लेकिन ये पहले ही क्या करता है कि इनके साथ मिल करके और ये बना लेता है आपका NH2 प्लस और ये बना लेता है आपका AlCl3, जो कि ये क्या है आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। और ऐसे ही यदि आपके पास ये एल्कोहल दिया हुआ है तो एल्कोहल भी आपका बना लेता है यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाता है और ये बना लेता है AlCl3। तो ये दोनों के दोनों आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, और जब ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हो गए तो ऑटोमेटिक आपको पता है कि ये आपका रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी कि ये हमारे जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस को शो क्यों नहीं करते, क्योंकि जब रिएक्शन आपकी स्टार्ट हो जाती है, इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैक करता है इस पे, तो ये आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। दैट इज द रीजन कि ये आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हुए भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे। इन चीजों को आप लोगों को नोट डाउन करके हमेशा रखना है। तो ये चीजें हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि चूंकि इसमें रिएजेंट के रूप में आप हैलाइड्स का यूज कर रहे थे या फिर एल्कोहल्स का यूज कर रहे थे, तो कुछ हमारे रिएजेंट्स भी होंगे जिनमें जो हमारे हैलाइड्स हैं उनकी नेचर से भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो आइए हम उनको भी दिखा देते हैं कि कौन कौन से आपके हैलाइड्स हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को जब SN1 रिएक्शन बता रहा था तो आपको पता है कि उसमें आपके एल्किल हैलाइड्स और एल्कोहल की ही रिएक्शंस वो होती हैं आपकी। तो उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ था कि कुछ आपके एल्किल हैलाइड्स थे जो कि SN1 रिएक्शन को शो नहीं कर रहे थे। मैं थोड़ा इंटररिलेट यदि आप लोगों को करा दूंगा तो चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी कि पीछे की चीजें यदि आप लोगों को पता है, क्योंकि वो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, लेकिन वो न्यूक्लियोफिलिक थी। और ये क्या है दोस्तों, आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये भी मैं आपको रिकॉल करा दूं कि एक ये एल्काइल हैलाइड हो गया आपका, दूसरा आपका एल्काइल हैलाइड एक्चुअल में ये वाला हो गया, ये भी नहीं शो करेगा। जो तीसरा दोस्तों आपका एल्काइल हैलाइड हो गया तो एक्चुअल में ये हो गया, और जो चौथा आपका एल्काइल हैलाइड हो गया तो एक्चुअल में ये हो गया। ये चार तरीके के आपके एल्काइल हैलाइड्स होंगे जो आपके फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन को शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जब ये आपका जाएगा तो यहाँ पे आपका जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये भी निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये भी निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये भी निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज आएगा आपका तो ये नॉन एरोमेटिक एक्चुअल में हो जाएगा, और नॉन एरोमेटिक होगा मतलब कि ये आपका स्टेबिलिटी इसकी बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, तो इसको हटाना ही नहीं चाहेगा। ये यहाँ पे आएगा तो एक्चुअल में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा।
क्योंकि ये इसके साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ये अपना इसके साथ, क्योंकि ये इसमें क्या होता है आपका कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन के कारण यहाँ पे क्या है दोस्तों आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर। फिर यहाँ पे आपको पता है कि जो हेड ब्रिज होता है उस पे भी आपका जो कार्बोकैटायन है वो पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपका पॉसिबल नहीं है। तो ये चार लोग आपके होते हैं जो कि फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन को शो नहीं करेंगे। तो ये इनको हम लिख दे रहे हैं कि कैन नॉट शो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो ये हमारे 4 लोग हो गए जो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन को दोस्तों शो नहीं करेंगे। तो एक्चुअल में 3-4 पॉइंट्स मैंने बताए कि आपका इसमें रिएजेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो फिर से मैं एक बार रिकॉल करा दूं कि एल्किल हैलाइड्स एनहाइड्रस आपका AlCl3 या फिर आपका हो गया FeCl3 या फिर ZnCl2 या BF3, इन सभी की प्रेजेंस में आपके कार्बोकैटायंस के रूप में इलेक्ट्रोफाइल आपका बन सकता है। फिर एल्कोहल्स आपका ले सकते हैं एसिडिक मीडियम में, या फिर मैंने आपको बताया था कि कोई एल्कीन हो जिसको ले सकते हैं आप एसिडिक मीडियम में। तो ये सारे आपके रिएजेंट्स हो गए थे। दूसरी चीज मैंने आपको बताया हुआ था कि कौन सी एल्कीन नहीं होगी, तो ये वाली आपकी एल्कीन होगी जिसको आप नहीं ले सकते हो। तीसरी चीज मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ये हैलाइड है एक्चुअल में। इधर मैं आपको बता दूं कि कार्बोकैटायन का कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि जैसे ही कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन के रूप में बनेगा तो रीअरेंजमेंट वहां आपको करवा करके देखना है। तीसरी चीज मैंने बताया कि यदि पहले से ही कोई ग्रुप आपका लगा हुआ है तो चेक करना है कि क्या वो कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो नहीं है। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट लोगों को और याद रखना है, जो आपके बेंजीन के साथ NH2 लगा हुआ हो या बेंजीन के साथ OH लगा हुआ है जो कि फिनाल होता है और एक्चुअल में आपके एनिलीन होते हैं। तो इनको आपको दिमाग में रखना है, फिनाल और एनिलीन नहीं शो करते हैं। क्यों शो नहीं करते हैं कि वो जो आपके इंटरमीडिएट्स बनाते हैं वो डीएक्टिवेटिंग इंटरमीडिएट्स होते हैं, और चूंकि वो डीएक्टिवेटिंग इंटरमीडिएट्स आपके हो गए तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी वहां से आगे नहीं बढ़ती है। तो 3-4 पॉइंट्स को आप लोग दिमाग में रखेंगे तो आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब 1-2 क्वेश्चन और मैं आप लोगों को करवा करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आपके साथ आते हैं उनको किस तरीके से आपको हैंडल करना होता है। तो चलिए हम आपके साथ कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वो क्वेश्चन हमारे साथ कुछ इस तरीके से होंगे कि सपोज दैट ये आपको दे दिया एक बेंजीन रिंग। बड़े ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है हमारे। इन क्वेश्चंस को आपने नहीं किया तो समझ लीजिए कि कुछ किया ही नहीं। देखिए यहाँ पे मैं एल्काइल हैलाइड ही ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं किस तरीके का एल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ। यहाँ पे 2 आपके हैलोजेंस हैं, मैं यहाँ पे यूज कर दिया एनहाइड्रस AlCl3 का। आपको पता है कि जब रिएक्शन आपकी होगी तो एक क्लोरीन आपका हटेगा और एक क्लोरीन दोस्तों आपका हटेगा, तो यहाँ पे एक्चुअल में आपका कार्बोकैटायन बनेगा। मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे बनेगा आपका जो भी होगा CH2 एक्चुअल में के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये होगा आपका Cl, ये आपका हो गया कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन इनके ऊपर दोस्तों आपका अटैक करेगा। अटैक करने के बाद से आप लोगों को पता है कि वो क्या बनाएगा, तो बनाएगा आपका CH2Cl। तो ये दोस्तों आपका एक्चुअली में बना है प्रोडक्ट, और साथ ही साथ यहाँ पे बाय प्रोडक्ट के रूप में बनेगा आपका HCl। लेकिन ध्यान देने वाली बात एक ये है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका बना हुआ है, ये जो प्रोडक्ट आपका बना हुआ है, ये एक्चुअल में ये भी क्या है दोस्तों, आपका एक हैलाइड ही है। क्या है? एक हैलाइड ही है। एनहाइड्रस AlCl3 तो फिर से मैं आपको बता दूं कि वो वैसे ही सॉल्यूशन में रहता है क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन ही नहीं होता है। इसका मतलब कि इस एल्काइल हैलाइड के पास फिर से पॉसिबिलिटी है कि वो इस बेंजीन रिंग के साथ फिर से रिएक्शन क्या करे, कर जाए उस सॉल्यूशन में। तो आपको पता है कि फिर से होगा क्या कि ये एनहाइड्रस तो आपके यहाँ पे होंगे, फिर से यहाँ पे इससे बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, निगेटिव चार्ज एक्चुअल में इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि ये स्टेबलाइज है आपका। ये डायरेक्ट बेंजीन से होता तो नहीं होता, और फिर ये इनके साथ चला जाता है, और फिर से आपकी आगे एक स्टेप में रिएक्शन और आगे बढ़ती है, और एक स्टेप में और रिएक्शन आपकी आगे बढ़ेगी। तो देखिए एक्चुअल में वो बना लेगी आपकी यहाँ पे CH2, और फिर से ये आपका बन जाएगा यहाँ पे जाकर के क्या दोस्तों, बेंजीन। तो देखिए ये एक्चुअल में आपका कंपाउंड बना है कि जितने एक्चुअल में हैलोजेंस होते हैं सबको सब्स्टिट्यूट करना होता है,
और इस पे ला करके आपको बेंजीन रिंग को जोड़ना होता है। तो दो हाइड्रोजन्स थे, तो एक्चुअल में दो स्टेप की रिएक्शन हमारी हुई। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में भी आपका एक हैलाइड ही बना है, जो कि एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस के कारण ब्रेकिंग होगी, फिर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज के पास चला जाएगा, फिर से कार्बोकैटायन आपका बनेगा, फिर से बेंजीन रिंग पे जाकर के अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो ये आपका कंपाउंड बनाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को लग गया होगा कि दीज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। व्हाट? दीज रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। अब चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को इसके साथ ही करवाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके होंगे। तो वो क्वेश्चन दोस्तों कुछ हमारे इस तरीके के हैं कि सपोज दैट मैंने यहाँ पे आपका रिएजेंट के रूप में ले लिया PH3PH, यहाँ पे हो गया आपका PHCCl3, तो ये PHCCl3 हो गया आपका। अब इसको एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में लिया हूं, AlCl3 की उपस्थिति में। आपको पता है कि इसकी प्रेजेंस में मैं लूंगा, आपको यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, वो बनेगा PH, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये होगा दोस्तों आपका Cl2। अब ये जाकर के इनके ऊपर अटैक करेगा तो आपको पता है कि आपका यहाँ पे कंपाउंड बनेगा, ये बन जाएगा C, ये हो जाएगा दोस्तों आपका PH, और ये हो जाएगा आपका Cl2 प्लस ये हो जाएगा आपका HCl। लेकिन फिर से यदि आप इसको देखें तो ये फिर से आपका एक हैलाइड है। एक हैलाइड होने के कारण फिर से एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, और जो आपका बनेगा यहाँ पे कंपाउंड वो एक्चुअल में कुछ इस तरीके से बनेगा। ये तो आपका C पे एक PH था ही पहले से, एक और PH आपका आकर के जुड़ेगा यहाँ पे बेंजीन रिंग, और ये बन जाएगा आपका एक्चुअल में Cl। अब इसको एक स्टेप, ये फिर से आपका हैलाइड है, फिर से एनहाइड्रस AlCl3 होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एनहाइड्रस AlCl3 तो प्रेजेंस ही है, यहाँ पे भी आपका एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंट था। तो आप चाहेंगे तो फिर से यहाँ पे इसको बनवा सकते हैं, क्योंकि एक और क्लोरीन निकलेगा, तो ये बन जाएगा आपका C के साथ PH, फिर से ये PH, और फिर से ये क्या हो गया दोस्तों आपका PH। अब यदि इस कंपाउंड को देखें आप, तो ये कंपाउंड आपको कहता है कि एक कार्बन के पास 4 आपके फिनाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों कि ये आपका पॉसिबल ही नहीं है। एक कार्बन पे 4 फिनाइल ग्रुप्स या 4 बेंजीन कभी नहीं हो सकते हैं। हमेशा और हमेशा याद रखेंगे कि एक कार्बन आपका 4 बेंजीन रिंग को कभी स्टेबलाइज कर ही नहीं सकता। इसका मतलब कि प्रोडक्ट आपका आकर के यहीं पर रुक जाएगा, ये आगे की रिएक्शन आपकी होगी ही नहीं, और ये हाइड्रोजन एक रहेगा। इसका मतलब ये हैलाइड अभी एज इट इज रह जाएगा। फिनाइल को छोड़, एक्चुअली फेनिल को छोड़ करके, बेंजीन को छोड़ करके और कोई भी ग्रुप यदि यहाँ पे लगा हुआ होता हमारा, तो आपके सारे हाइड्रोजन जब तक निकल नहीं जाएंगे तब तक प्रोडक्ट आपका बनता रहेगा। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बना हुआ है, ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन मोर देन वन इन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ रिएजेंट। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ रिएजेंट में यदि आपके एक से ज्यादा हाइड्रोजन्स दिए गए हैं, तो प्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में उन सभी को क्या करना पड़ता है दोस्तों? निकालना पड़ता है। ये चीजें हो गई आपकी, ये सारी इन लोगों के बारे में बातें हो गई थी। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स की रिएक्शंस मैं आप लोगों को बता चुका था। कुछ रिएक्शंस हैं जिनको मैं आप लोगों को फिर से यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स, वो इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हमारी कैसे होगी? इंटर हाइड्रोजन का मतलब इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, जैसे मैं आप लोगों को एक यहाँ पे न्यूमेरिकल देता हूँ, उसको आप लोग करोगे। ये आपके पास बेंजीन रिंग दिया हुआ है, यहाँ पे सॉरी बेंजीन रिंग नहीं, ये एसिडिक मीडियम में हमको रिएक्शन करवानी है। अब देख करके ही आपको पहले तो ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि प्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा कि नहीं। तो चूंकि देखिए आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एल्कोहल लगा हुआ है, इधर वाला एक्चुअल में एल्काइल ग्रुप टाइप का है, एसिडिक मीडियम में है। तो आप भी ऐसी बात है कि आपको दिमाग में दौड़ाना पड़ेगा कि 3 टाइप के रिएजेंट से एल्कोहल एसिडिक मीडियम में एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके प्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन प्रोडक्ट हमारा दे रहा था। मतलब कि होगा क्या कि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तुरंत इनके ऊपर अटैक करेंगे और ये बेटर लिविंग ग्रुप बनके क्या हो जाएंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब एक्चुअल में क्या होगा आपका यहाँ पे दोस्तों, कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब ये कार्बोकैटायन बन जाएगा तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा,
1,2 शिफ्टिंग आपकी हो सकती है, मतलब ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। इधर जाएगा तो आपका सेकेंडरी ही होगा, लेकिन यहाँ पे आएगा तो आपका टर्शियरी होगा। मतलब कि मैं शिफ्टिंग करा दे रहा हूँ यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपका होगा, 4 वैलेंसी कार्बन की 3 तो हमको दिख रहा है, एक हाइड्रोजन छुपा होगा इसमें। इसका मतलब कि अब जो हमारा यहाँ पे फाइनली बन रहा है कार्बोकैटायन, वो कार्बोकैटायन एक्चुअल में कुछ इस तरीके का बना। ये हो गया आपका पीएच। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर हालात में आपको बनवाना होता है 1,2 साइक्लिक कंपाउंड। तो 1 तो हो गया, 2 आप यहीं से निकाल सकते हो। इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, एक्चुअल में इसी पे आके अटैक करेगा और इसको हटाएगा, और हटाने के बाद दोस्तों जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का होगा पीएच। तो आपने इस चीज को देख लिया। यदि आपसे यहाँ पे पूछ दिया जाए कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, तो आपको हमेशा स्टीरियो केमिस्ट्री चेक करनी पड़ती है। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स अगर नाम ले कि कितने प्रोडक्ट आपके पॉसिबल होंगे, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो कार्बन है आपका एक्चुअल में कायरल कार्बन है, क्योंकि इसकी चारों बैलेंसेस अलग अलग ग्रुप के द्वारा बैलेंस्ड हैं। एक कायरल कार्बन का मतलब 2 टू द पावर 1 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, आपका 2 प्रोडक्ट यहाँ पे बना, और वो 2 प्रोडक्ट होंगे आपके R, S। एक R होगा और एक क्या होगा दोस्तों आपका S होगा। तो ये आपकी जो इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस का एग्जांपल हो गया। चलिए मैं एक क्वेश्चन और इसी में आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहता हूं। वो चेंजिंग हमारी कुछ इस तरीके से होगी कि चलिए यहाँ पे तो आपका फिनाइल लगा होगा। अब मैं चेंजिंग यहाँ पे ये कर दे रहा हूँ थोड़ा सा कि इसकी जगह पे मैं डबल बॉन्ड का यूज कर दे रहा हूँ। एसिडिक मीडियम हमारा सेम रहेगा। अब ये आपको डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन दिख रहा होगा, एसिडिक मीडियम में एरोमेटिक कंपाउंड है। ऑब्वियस सी बात है कि फ्रेंड-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हमारी होगी। इस केस में होगा क्या एक्चुअल में आपका कि ये एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिससे कि यहाँ आकर इसके ऊपर अटैक कर देगा, और अटैक करते ही दोस्तों आपका यही वाला कार्बोकैटायन बन जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका आ जाएगा, जो कि सेम कार्बोकैटायन, रिएक्शन सेम होगी, प्रोडक्ट आपका दोस्तों यहाँ पे सेम बनेगा। आप इसको ओवरऑल देख सकते हो। तो देखिए मैंने किस तरीके से यहाँ पे रिएजेंट को चेंज कर दिया, लेकिन प्रोडक्ट आपका सेम था। इस तरीके का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ अपने कल वाले लेक्चर में भी, जब इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के बारे में बातें कर रहा था। तो ये ओवरऑल हमारा होगा फ्रेडल-क्राफ्ट दोस्तों एल्काइलेशन। आइए अब थोड़ा सा हम लोग एसाइलेशन के बारे में भी देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हमारा कैसे होगा, किस प्रकार होगा। तो मैं आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में बता चुका हूं कि किस तरीके के रिएजेंट्स आपके यूज होते थे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहा हूँ एल्काइलेशन के बारे में। तो अब मैं यहाँ पे बात करूंगा, एल्काइलेशन तो हमारा हो गया, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे एसाइलेशन के बारे में। तो होगा हमारा एसाइलेशन। ये कौन सा एसाइलेशन आपका होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन आपने समझ लिया तो एसाइलेशन आपके लिए इजी हो गया। इसमें मैंने रिएजेंट्स आपको बताए थे, 3 टाइप के रिएजेंट्स होते हैं, जो कि आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, जिनको हम सीक्वेंशियली आपके एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइहैलाइड या फिर आपके जिंक डाइहैलाइड, फेरिक आयरन ट्राइहैलाइड की प्रेजेंस में एनहाइड्रस आप लेते हैं इन चीजों को और रिएक्शन करवा करके फाइंड आउट करते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन की हेल्प से स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअल में एसाइलेशन में आपका होता क्या है कि आपको बनाना होता है एसाइल बेंजीन। एसाइल बेंजीन के रूप में आपको बनाना होता है C+O और ये बनाना होता है R। इसका मतलब अलग से ये वही वाला आपको ग्रुप ला करके जोड़ना है। ये वाला ग्रुप आपका होगा एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में ये होगा। तो ये चीजें कहाँ से होंगी, तो हम उनके बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैकेनिज्म में बता चुका हूं पहले ही, इसमें केवल इन्हीं को ला करके जोड़ना है। तो चलिए मैं यहाँ पे करवाता हूँ क्वेश्चन से डायरेक्ट आपकी स्टार्टिंग कि सपोज दैट ये हमारे पास कोई बेंजीन रिंग दी हुई है। अब ये बेंजीन रिंग आपके पास दी हुई है, मेरे पास रिएजेंट के रूप में है प्लस। अब आपको रिएक्शन करवानी है दोस्तों। आपको पता है कि ये जो बॉन्ड आपका होता है, इसमें ये आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये उठ करके इनके पास चला जाएगा। तो कार्बोकैटायन के रूप में जो हमारा बनता है वो R≡C+O पे प्लस। ये आपका रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो जाता है। फर्दर ये जाएगा दोस्तों आपका, तो आकर के इनके ऊपर अटैक करता है, इसको यहाँ पे जाना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे बढ़ानी पड़ती है।
और जो फाइनली आपका प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है वो फाइनली प्रोडक्ट दोस्तों आपका होता है C डबल बॉन्ड O R, यहाँ पे हो जाएगा आपका HX प्लस ये हो जाएगा दोस्तों आपका AlCl3। तो इस तरीके के आपके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इनको आपको याद रखना है। जैसे मैं कह दूं आपसे कि यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं एनहाइड्राइड का, ये हो गया आपका एनहाइड्रस AlX3। ये एक्चुअल में एनहाइड्रस AlX3 नहीं होता है, आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे हम यूज करते हैं एसिडिक मीडियम का। एल्काइलेशन जैसे आपको नहीं होना चाहिए कि उसमें आप भूल जाए, तो यहाँ पे एक्चुअल में आपका होगा एक एसिडिक मीडियम जो कि आपका H+ आयन प्रोवाइड करेगा। इसके पास दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हटेगा, ये इनके ऊपर जाकर के अटैक करेगा और एक्चुअल में यहाँ पे बन जाएगा आपका कार्बोकैटायन। फिर से आप चाहे तो यहाँ पे भी हटा सकते हैं, तो R- वाला आपका बन जाएगा। तो दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स आपके पॉसिबल हैं। ये प्रोडक्ट दोस्तों आपका तब बनेगा जब ये यहाँ से ब्रेकिंग होगी, और इसके अलावा भी ये आपका प्रोडक्ट बन सकता है R- वाला। यदि दोनों R सेम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये R- वाला ही बन सकता है जब ये यहाँ से आपका हटे। तो दोनों में से कोई प्रोडक्ट आप लोग यहाँ पे बना सकते हो, और ये साइड में आपका क्या बन जाएगा, एक एल्कोहल बन जाएगा। तो ये चीजें आपकी थी। अब आइए इसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो वो अच्छे क्वेश्चंस हमारे कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे, तो उनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वो अच्छे क्वेश्चंस हमारे एक्चुअल में होते कैसे हैं। तो अच्छे क्वेश्चंस हमको करवाने हैं, तो चलिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। और एग्जाम्पल्स दोस्तों हमारे कुछ इस तरीके के हैं कि मैं यहाँ पे बोल दिया आपसे CH3 CH2 C और ये X है, और मैंने यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 का क्या कर दिया है, यूज कर दिया है। अब दोस्तों आप लोगों को पता है कि ये जो बाइंड होगा आपका यहाँ से ब्रेक होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये एनहाइड्रस था, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज थी, इसके ऊपर क्या बन चुका है, ये पॉजिटिव चार्ज एक्चुअल में आ चुका है। ये आपका कार्बोकैटायन यहाँ से बन चुका है। जब ये कार्बोकैटायन दोस्तों आपका बन गया यहाँ से, तो आपको पता है कि अब ये जाकर के इनके ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद से दोस्तों आपका फॉर्मेशन कर देगा कुछ इस तरीके के कंपाउंड, CH2, और ये हो गया दोस्तों आपका CH3। तो ये आपके कंपाउंड का यहाँ से दोस्तों क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिए एक्चुअल में ये आपका कंपाउंड बना है, ये आपका कार्बोकैटायन बना हुआ है, ये कंपाउंड बना हुआ है। अब यदि एक आध चेंजेस इसमें करना चाहें, जो कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शंस जब आप लोग पढ़ेंगे एक्चुअल में एल्डिहाइड और कीटोन की, तो आपको पढ़ाया जाता है दो तरीके के रिडक्शन। वो होते हैं आपके क्लीमेंसन रिडक्शन, और एक होता है दोस्तों आपका उल्फ किश्नर रिएक्शन। तो क्लीमेंसन रिएक्शन और उल्फ किश्नर रिएक्शन हमारे किस तरीके के होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूं कि यदि मैं इसी को जिंक अमलगम को एसिडिक मीडियम में लूं, तो एक्चुअल में हमारा होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। और यदि मैं यहीं पे बीच में ले लूं आपका N2H4 को बेसिक मीडियम में, तो इसको बोलते हैं उल्फ किश्नर। अब ये दोनों रिडक्शंस का काम क्या होता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, उनको कार्बोनिल कार्बन को ये लोग चेंज करते हैं आपके एल्केन में। इसका मतलब कार्बोनिल वाला यही था, इसको एल्केन में चेंज करेंगे। तो आपको पता होगा कि जब ये एल्केन में चेंज करेंगे तो ये आपका बन जाएगा एक्चुअल में CH2 और ये CH3। ये क्या होगा दोस्तों, नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन। तो मैं आप लोगों को जब एल्काइलेशन बता रहा था कल वाली लेक्चर में, तो उसमें मैंने बताया था कि नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन बनाने के लिए आप फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन से कैसे बना रहे थे, तो उसमें रिएजेंट के रूप में एनहाइड्रस AlCl3 की जगह पे आप लोग वीक लेविस एसिड FeCl3 या ZnCl2 का यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे यदि आपको फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन की हेल्प से बनवाना हो, तो आप करेंगे क्या कि लेंगे यहाँ पे इस तरीके के रिएजेंट को एनहाइड्रस इसकी प्रेजेंस में, कि एनहाइड्रस AlCl3 भी रहे। फाइनली कंपाउंड हमारा फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन से ये बना, लेकिन चूंकि
ये कंपाउंड आपका एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है। तो आपको कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शन से याद होनी चाहिए कि यदि जिंक अमलगम HCl की प्रेजेंस में आप ले लें किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ तो जो कार्बोनिल कार्बन होता है उसको एल्केन में चेंज कर देता है। तो कार्बोनिल कार्बन ये था, इसको एल्केन में चेंज करेगा, मतलब ऑक्सीजन को हटा करके रिड्यूस करता है। एक्चुअल में रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, हाइड्रोजन को ऐड कर देगा, तो एक्चुअल में आपका क्या बन गया दोस्तों, नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन। तो नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन बनाने के दो तरीके हमने आपको दिखा दिए। तो ये था ओवरऑल आपका फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन और फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। आई होप दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जिन लोगों को इस लेक्चर में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हुई हो वो मेरा पिछला लेक्चर जा करके देखेंगे, तो उसमें सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे रिएजेंट्स को मैं ले रहा था, क्या क्या हमारे इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म के स्टेप्स थे, और जो फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में मैंने 3-4 पॉइंट्स आप लोगों को नोट कराए कि पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट आपके बनेंगे, या फिर यदि रिएजेंट में आपने एक से ज्यादा हाइड्रोजन आपने सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ रिएजेंट में लिया हुआ है तो वहां पे भी आपके सारे हाइड्रोजन हटाने पड़ते हैं। एक और बात याद रहे कि एक कार्बन पे 3 से ज्यादा आपके जो बेंजीन ग्रुप होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। केवल यहीं पे नहीं है तो बल्कि पूरी जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी उसमें जब आप रीअरेंजमेंट कराओगे तो 1,2 शिफ्टिंग का ध्यान रखोगे। सीक्वेंस आपका होता है हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट एंड मिथाइल शिफ्ट। उसके बाद दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें और सारी चीजों के बारे में हमने आपसे बात करी थी कि रीअरेंजमेंट का आपको खास तौर पे ध्यान देना होता है कि रीअरेंजमेंट कैसे होता है। तो आई होप ये लेक्चर दोस्तों आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इसके साथ। तो आप लोग इन सारे लेक्चर्स के साथ एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए, और यदि किसी का कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसका सलूशन आप लोगों के सामने प्रोवाइड करूं। थैंक यू दोस्तों।